डियर स्टूडेंट्स, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन इस विषय पर आज के हमारे लेसन में आपका स्वागत है। यह विषय हमारा दैनिक जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ है। देखिए, भोजन प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता है, लेकिन क्या भोजन की आपूर्ति अपने आप ही सुनिश्चित हो जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है। मानव लगभग 10,000 ईसा पूर्व यानी आज से 12,000 वर्ष पूर्व तक खेती के बारे में कुछ नहीं जानता था। वह सामान्य अन्य जीव जंतुओं की भांति जंगल में विचरण करता था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने मस्तिष्क का विकास किया, एक सामाजिक दिनचर्या अपनाई और उसके लिए उसने भोजन का प्रबंधन भी आरंभ किया। वह भोजन प्रबंधन की उसकी व्यवस्था ही कृषि व्यवस्था के रूप में आगे दिखाई देने लगी। भारत जैसे विशाल देश में उसकी भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति भी बिना एक अच्छे प्रबंधन के संभव नहीं हो सकती। भारत एक विशाल देश है। यहाँ जलवायु की, मौसम की विविधता देखने को मिलती है। इतनी विविधता के पश्चात भी भारत में बोई जाने वाली फसलों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। एक तो ऐसी फसलें जो हमारी वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं। वर्षा ऋतु हमारे यहाँ कब तक होती है? जब मानसून आता है, जून से सितंबर तक। ऐसे समय में जो फसलें बोई जाती हैं, जैसे धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि की फसलें, इनको खरीफ की फसलें कहा जाता है। और दूसरा वर्ग जो आता है, जो शीत ऋतु में बोई जाती हैं, यानी दिवाली के आसपास ऐसी फसलें जिनमें गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी आदि की फसलें होती हैं। इन फसलों को रबी की फसलें कहा जाता है। परीक्षा की दृष्टि से भी विद्यार्थियों के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार उनकी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि निम्नलिखित फसलों में से रबी की फसलें या खरीफ की फसलें कौन कौन सी हैं, या मिलान करने को कहकर ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए बच्चे इसका विशेष ध्यान रखेंगे। आपकी पाठ्य पुस्तक में भी मोटे काले बिंदुओं के आधार पर इन फसलों का विभाजन किया गया है। और देखिए, फसलों को बोने के प्रबंधन में कुछ विशेष प्रक्रियाओं को अपनाना पड़ता है, ताकि हमें हमारी मेहनत के अनुरूप उनका जो है अधिकतम उत्पादन मिल सके। और इस प्रक्रिया को कृषि पद्धतियां कहा जाता है। कृषि पद्धतियों को हम मूलतः 7 भागों में विभाजित करके देख सकते हैं, जो आपके सामने बोर्ड पर लिखी हुई हैं। सबसे पहले कृषि के लिए मिट्टी को तैयार किया जाता है। मिट्टी को क्यों? क्योंकि मिट्टी से ही हमारे पेड़ पौधे पोषण प्राप्त करते हैं, और वो मिट्टी की कुछ ऊपरी सतह तक ही उनकी जड़ें होती हैं, विशेषकर फसलों में। उस ऊपरी सतह से हमारे पौधे पूर्ण विकास पाएं, इसके लिए मिट्टी को थोड़ा नरम किया जाता है, पोला किया जाता है। इसी को जुताई कहा जाता है। इस ऊपरी सतह में ही सूक्ष्म जीव होते हैं। उन सूक्ष्म जीवों से ही पौधे पोषण पाते हैं, और उन जड़ों को हवा और खनिज लवण आदि प्राप्त होते हैं। पुराने समय में जुताई हल आदि से की जाती थी, लेकिन वर्तमान समय में तकनीक का अधिक विकास होने के कारण ट्रैक्टर आदि कृषि यंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है। आपकी पुस्तक में हल का, कुदाल का चित्र भी बना हुआ है। उनके कुछ अंगों के नाम भी इसके अंदर दिखाए गए हैं, तो बच्चे उनका भी अवलोकन करेंगे। और मिट्टी को नरम करने के बाद, जुताई के बाद कृषि पद्धति में दूसरा नंबर आता है बुआई का। बुआई का अभिप्राय क्या है? जब मिट्टी नरम होकर तैयार हो जाती है, समतल हो जाती है सही तरीके से, और उसके अंदर फिर बीज डाला जाता है, और बीज डालने को ही बुआई कहा जाता है। पुराने समय में हल जैसे ही यंत्र से एक एक करके बड़ी मेहनत से किसान बीज डालते थे। एक कीप आकार का हल के पीछे लगाया जाता था पाइप, उसके अंदर हल डालते थे। आपकी पुस्तक में चित्र बना हुआ है, बच्चे उसको ध्यान से देखेंगे, जिसको सीड ड्रिल कहते हैं। और उसके बाद आजकल कृषि यंत्र आए, तो उसके पीछे विशेष रूप से ट्रैक्टर के पीछे यंत्र लगता है, और उसमें इकट्ठा कम मेहनत में अधिक खेतों की जुताई की जा सकती है। तो इस प्रकार से कृषि यंत्रों के प्रयोग से हमारा खेती का काम बड़ा आसान हुआ है। हमने पहले मिट्टी को तैयार किया, उसके बाद बुआई कर दी, उसके बाद आता है खाद का।
यानी हमारे पेड़ पौधों को पूर्ण पोषण मिलता रहे। हम बार बार खेतों में सालों तक निरंतर बुआई करते रहते हैं, फसलें लेते रहते हैं, तो क्या होता है कि भूमि की उर्वरक क्षमता, उपजाऊ क्षमता कमजोर हो जाती है। उसको बनाए रखने के लिए हम उर्वरक या खाद का प्रयोग करते हैं, जिससे कि उसकी क्षमता निरंतर उसी प्रकार से उर्वरता बनी रहे और हमारी फसलें भरपूर उत्पादन हमें मिलता रहे। यहां मैंने दो शब्दों का प्रयोग किया है, खाद और उर्वरक। खाद एक ऐसा पदार्थ है जो पेड़ पौधे जीव जंतुओं के अपशिष्ट से तैयार किया जाता है और ये बहुत ही भूमि की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने का एक अच्छा उत्पाद है और इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं और किसान इसको अपनी बिना किसी अतिरिक्त खर्चे के अपने खेत में ही तैयार कर सकते हैं और इसके अधिक सकारात्मक परिणाम हैं। इसके अतिरिक्त उर्वरक को बड़ी फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है और ये हमें खरीद करके लानी पड़ती है, महंगी भी पड़ती है। इससे हमें उत्पादन तो मिलता है, लेकिन सेहत की दृष्टि से भूमि के उर्वरता के दूरगामी परिणाम इसके नकारात्मक आते हैं। आपकी पुस्तक में एक सारिणी बना करके इन दोनों का अंतर और इनके लाभ और हानियां दी गई हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से भी ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चे इसकी ध्यान से दोहराई करेंगे और इसे याद करेंगे। उन्हें ध्यान देते हैं, सबसे पहले मिट्टी को तैयार करना, जुताई करना, दूसरा बुआई करना यानी बीज डालना, फिर उसके बाद खाद या उर्वरक के प्रयोग से भूमि की उर्वरक क्षमता को बढ़ाना, उसके बाद नंबर आता है सिंचाई का, यानी कि पेड़ पौधों का सही रूप से विकास हो सके तो उनको पानी की भी आवश्यकता होती है। हम खाद डालने के बाद सिंचाई करते हैं। सिंचाई की बहुत सी तकनीकें, कुछ पुरानी तकनीकें हैं। चित्र आप जो है साइड में देख रहे हैं, पहले आदमी हाथ से करता था, उसके बाद उसने पशुओं का प्रयोग किया, मवेशियों का प्रयोग किया, फिर उसने एक यंत्र का विकास किया। सारा दिन जो है बैल चारों तरफ चक्कर काटता रहेगा रहट के और पानी खेतों में जाता रहेगा। फिर उसके बाद आजकल जो हमारे जल संरक्षण, सबसे कम पानी के खर्च में हमारी बढ़ती जनसंख्या के विकास में जल भी एक महत्वपूर्ण स्रोत हो गया है, तो उसका बचाना भी जरूरी है। तो जल कम खर्च हो, इस दृष्टि से दो सिंचाई की विधियां बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं। एक तो फव्वारा विधि, स्प्रिंकलर विधि, आपकी पुस्तक में चित्र दिया हुआ है, आप साइड में भी देख रहे हैं, और एक यह विशेष प्रश्न भी है, जल संरक्षण की दृष्टि से सिंचाई की दो प्रमुख विधियां कौन सी हैं। एक तो छिड़काव विधि, उसमें सीधा मोटर और फव्वारों के माध्यम से खेत के प्रत्येक भाग के अंदर पानी वर्षा की तरह से पहुंचता है, स्प्रिंकलर विधि जिसको बोलते हैं, फव्वारे की तरह से। और यह विधि रेतीले इलाकों में जहां नहरों के माध्यम से, नदियों के माध्यम से पानी नहीं पहुंचता, वहां भी सिंचाई के लिए बहुत कामयाब है। और दूसरी जल की सबसे अधिक बचत करने वाली विधि है टपका सिंचाई विधि। टपका सिंचाई विधि में क्या होता है, पानी अपने स्रोत से, मोटर के माध्यम से या पाइपों के माध्यम से सीधा पौधे की जड़ के अंदर टपकों के माध्यम से धीरे धीरे पहुंचता है। तो पानी के रास्ते में होने वाले अपव्यय को रोका जा सकता है और जितना पानी चाहिए उतना ही सीधा पौधे की जड़ों में जाता है। तो इसमें पानी का अधिकतम उपयोग होता है और न्यूनतम अपव्यय होता है। इसलिए पानी की सिंचाई की सबसे अधिक संरक्षण की विधि है टपका विधि। उसके बाद अगला जो हमारा कृषि पद्धति का बिंदु है, कटाई। हम फसलों का हमारा सारी देखभाल, फसलों को बोना, देखभाल इसलिए करते हैं ताकि हम उसका उपयोग कर सकें, और उपयोग के लिए पकने के पश्चात उनकी कटाई की जानी आवश्यक है। कटाई के पहले दराती आदि हाथ के छोटे छोटे उपकरणों से की जाती थी, लेकिन इसके लिए आजकल थ्रेशर, हार्वेस्टर, कंबाइन आदि उपकरण उपलब्ध हैं। इनका चित्र आपको साइड में दिखाई दे रहा है। इनसे सीधे खेत में जाकर के फसलों की कटाई कर दी जाती है और फसलों की कटाई करते समय उनके तने का कुछ भाग खेत में छोड़ दिया जाता है और कुछ किसान
उसे खेत में ही जलाने का प्रयत्न करते हैं, जिससे हमारी भूमि की उपजाऊ शक्ति नष्ट होती है। आप भी खेती व्यवसाय से जुड़े हुए अपने माता पिता परिजनों को इस बात के लिए प्रेरित कर सकते हैं कि वैसे अवशेष खेत में जलाने नहीं चाहिए। जब फसल को हम कटाई कर लेते हैं, उसके बाद एक बहुत बड़ी समस्या आती है भंडारण की। उसके लिए लंबे समय तक हमारी फसलें, उनके उत्पाद संरक्षित किए जा सके, इसके लिए उनकी कीट जंतुओं से, पशुओं से, नमी से सुरक्षा की जानी आवश्यक है। इसलिए उसमें नमी की एक निश्चित मात्रा होनी चाहिए, उससे अधिक होने पर वह नष्ट हो सकती है। वर्षा, मौसम आदि के परिवर्तन से अगर उसमें कहीं नमी की मात्रा अधिक हो जाए तो भी वह नष्ट हो सकती है। इसके लिए विशेष रूप से भंडार गृह सरकार द्वारा बनाए गए हैं। ऐसे भंडार गृहों को साइलो कहा जाता है। आप साइड में चित्र देख रहे होंगे, तो एक नंबर का प्रश्न भी आता है कई बार, भंडार गृहों को क्या कहा जाता है या साइलो क्या होते हैं। तो इसका सब बच्चे ध्यान रखेंगे। बच्चों, फसल प्रबंधन के बारे में हमने ढेर सारी बातें की, लेकिन अगर हमसे कोई ये पूछे कि फसल क्या होती है, तो यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब बहुत सारे एक जैसे पेड़ पौधे मनुष्य किसी स्थान पर अपने लाभ के लिए उगाता है, उसे फसल कहते हैं। इसी प्रकार से जब मनुष्य अपने किसी लाभ के लिए पशुओं का पालन करता है, उसे पशुपालन कहा जाता है। पशुपालन के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। शेष अगले किसी चैप्टर में फिर इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।